तो आज हम वर्कशीट 32 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तिथि 17/9/2020। विषय सामाजिक विज्ञान। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और किन वजह से, किन कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो हम इसमें एक एक पॉइंट को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, इसमें आखिर क्या बात है। अगर हम देखें, पहला था इसमें पॉइंट आता है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 यानी कि 1789 के अंदर हुई थी। आप सभी को पता है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, फ्रांसीसी क्रांति किन कारणों से हुई थी। ये सभी जानते हैं कि फ्रांस के अंदर एक निरंकुश राजा का अधिकार था, जो कि बोर्बो राजवंश से संबंधित था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नियति करेंगे। शुरू में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हुए। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ली गई। एस्टेट जनरल का चुनाव अब सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रहित की भावना को पनपने पर मजबूर किया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार पर नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। साथ में क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि वह यूरोप के लोगों को जिन जिन राष्ट्रों में निरंकुश शासकों का राज है, वह उन शासकों से उनको मुक्त कराएंगे। अगर हम इन दूसरे शब्दों में बोलें तो फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। ये खबरें यूरोप के विभिन्न शहरों तक पहुंचती चली गई और छात्र और जो मध्य वर्ग के जो लोग थे, वो जैकोबिन क्लब के सदस्य बनने लगे। इससे फ्रेंच सेनाओं के लिए बहुत बड़ा रास्ता, रोड मैप तैयार हो गया था और फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। दूसरा पॉइंट आता है नागरिक संहिता 1804। पहले जो था कि जो प्रथम एस्टेट और को जो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, उन्हीं अधिकारों को समाप्त करने के लिए नेपोलियन ने एक संहिता बनाई, 1804 नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन की इस संहिता ने जन्म पर आधारित जितने भी विशेषाधिकार थे, उन सबको समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में, यानी कि फ्रांस ने यूरोप के जिन राष्ट्रों में निरंकुश सत्ता को हटाकर राष्ट्रवाद की स्थापना की थी, उन क्षेत्रों में भी उसने इन संविधानों को लागू किया था। जैसे डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादकों यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी।
लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे थे। तीसरा पॉइंट आता है वियना की संधि, जो कि 1815 के अंदर हुई थी। वियना की संधि यूरोप के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखती है। जैसे 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्राशा यानी कि जिसे आज हम जर्मनी कहते हैं, पुराना नाम प्राशा था और आज उसका नाम जर्मनी है, और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। यानी कि नेपोलियन फ्रांस का शासक था और उसको ब्रिटेन, रूस, प्राशा और ऑस्ट्रिया जैसी राष्ट्र शक्तियों ने मिलकर हराया था, नेपोलियन को हराया था। और के प्रतिनिधि यानी कि इन चारों देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौते तैयार करने के लिए वियना में मिले। किस किस देश के? ब्रिटेन, रूस, प्राशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि कहाँ मिले? वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। अब क्वेश्चन आता है, वियना संधि किस देश के अंदर हुई थी? तो वियना संधि ऑस्ट्रिया के अंदर हुई थी। उसके चांसलर कौन थे? ड्यूक मेटरनिक इसके चांसलर थे और उन्होंने इस संधि की रूपरेखा तैयार की थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए जो भी बदलाव थे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। यहाँ समझने वाली बात है कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी वो बुर्बो जो राजवंश था लुई 16 को हटाकर एक नए राष्ट्र की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन, रूस, प्राशा, ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को हराकर वहाँ पर दोबारा से फ्रांस के अंदर दोबारा से बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दी। फ्रांस ने उन इलाकों को भी खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। यानी नेपोलियन ने जिन जिन राष्ट्रों पर जिन जिन इलाकों में कब्जा किया गया था फ्रांस से वो वापस ले लिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। जैसे उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य बेल्जियम स्थापित किया गया, दक्षिण में पिडमॉन्ट में जनोआ जोड़ दिया गया और प्राशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए। जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्राशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य था। यानी कि ये चारों देश मिलकर यूरोप के अंदर, जैसे फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र की स्थापना खत्म करना, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को समाप्त करना। लेकिन वियना संधि के अंदर दोबारा से जो जो राज्य फ्रांस ने जीते थे नेपोलियन के समय, उन सभी के अंदर दोबारा से रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य स्थापित किया गया। अगला बिंदु आता है आपका उदारवादियों की क्रांति, जो कि 1848 के अंदर हुई थी। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गति छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों में संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक नए राष्ट्र राज्य निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस और स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा
विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था।